बहुत से लोगों में अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड बीपी, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल से होता है। सोशल मीडिया एक इतना बड़ा कारण है एंजाइटी का। बहुत से लोग देखते हैं कि हाँ फलाना इंसान तो वहां घूम के आया है, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो आपका दूसरों की जिंदगी से कंपैरिजन है बड़ा खतरनाक बन गया आज की जिंदगी में। कि अगर आपको कोई डॉक्टर एमआरआई भी रिकमेंड करता है तो आपने पूछना है कि जी क्यों एमआरआई करा रहे हैं। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द होता है, तो वो धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है अगर आप कोई दवाई नहीं लें। देखो सिर दर्द के तो बहुत से कारण हैं। बुखार के बाद हो गया, स्ट्रेस से हो गया, एक्सर्शन से हो गया। सर्वाइकल पेन को बढ़ा भी देता है, रूटीन में वेट उठाने की हैबिट नहीं है। कमर दर्द का एक्चुअली दिमाग से सीधा संबंध नहीं है। अगर पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है और ज्यादा है तो लास्ट कंडीशन पे उसकी हाथों पैरों की वीकनेस भी आ सकती है। ये बड़े कॉमन से 5 कारण मैं आपको बताता हूँ जिनके कारण कमर का दर्द शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज 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 तो करनी उसके अंदर कचरा फंस जाए, वो नाड़ी ब्लॉक हो जाए या फिर वो नाड़ी फट जाए, फिर लोगों को बोलते हैं कि आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना। 80% स्ट्रोक जो लोगों को होते हैं वो यूजुअली नाड़ी ब्लॉक होने से होते हैं और 20% स्ट्रोक जो होते हैं वो हेमरेज जिसको बोलते हैं नाड़ी फटने। सलाह लेके ही आप ये सब काम कीजिए, खुद से मत कीजिए। छठी बड़ी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म। को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मैं आसपास से घर से लाके अफीम करा देता हूँ। हाँ, अफीम का ये अफीम से कभी कभी बीपी एकदम से शूट अप करता है, गोल्डन आवर बोलते हैं जिसका मतलब है कि अगर किसी भी मरीज को ब्रेन स्ट्रोक होता है, फॉरेन कंट्रीज हैं, सब में 6 महीने में हर इंसान की एक नियमित जांच होती है। पहली बात तो ये जाने की मिर्गी है क्या, तो उससे उस इंसान की जान जा सकती है। अगर आप उसको हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या पता उसका कंधा निकल जाए। तेज गति वाली एक्टिविटी होती है, वो 3-4 मिनट में अपने आप बंद हो जाती है। मिर्गी का कारण बच्चों में अलग होता है, बड़ों में अलग होता है, बुजुर्गों में अलग होता है। नींद का ना आना, मतलब इंसान जो है वो आज के टाइम में बिल्कुल सुस्त हो गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि चाबी लगाई है कि नहीं लगाई, लॉक लगाया नहीं लगाया, वापस देखने जा रहे हैं। ये भी डायमेंशिया है क्या? 10 बार ये सवाल करूंगा कि हाँ मेरा बेटा आ गया क्या, मेरा बेटा आ गया क्या। थायराइड और शुगर एक ऐसी चीज है जो हर जगह पहुंच जाती है। जेनेटिक बीमारी होती है हाथ कांपना। कुछ लोगों को होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी निकल के आनी चाहिए। अच्छा है ना भाई, मेरा कुछ अल्ट्रासाउंड में कुछ निकल आए, कुछ एमआरआई में कुछ निकल आए, एटलीस्ट ब्लड टेस्ट में तो कुछ निकल के आए। तो लोग बीमारी ढूंढते हैं। नमस्कार, शब्द मंच के सेहत के मंच पर इस बार गेस्ट इन हाउस में हमारे साथ हैं डॉक्टर पार्थ। डॉक्टर पार्थ, आपका स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर पार्थ जो है, जिसको आसान भाषा में, जैसा मैं अभी इनसे बातचीत कर रहा था, इनको दिमाग का डॉक्टर कह सकते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो इंग्लिश भाषा में कह सकते हैं, इंग्लिश बोली में कह सकते हैं। इनसे आज हम जानेंगे दिमाग की वो तमाम जटिलताएं, क्योंकि दिमाग हमारे शरीर का वो अंग है जो हमारे पूरे शरीर को, हमारी सारी दिनचर्या को जो है कंट्रोल करता है। इसके बारे में क्या क्या मिथ है उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्या क्या गलत धारणा है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और आपके जो सवाल हैं जो पिछले दिनों मेरे पास आए उनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ठीक है, थैंक यू सो मच नवल जी, है ना, आपने मुझे ये मौका दिया टोहाना वासियों को न्यूरो की थोड़ी और जानकारी देने के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, बड़ा रिलैक्स होके थोड़ी थोड़ी करके बातचीत करेंगे, क्योंकि दिमाग की बात है, जटिलताओं से भरी हुई है। हम चाहेंगे कि आसान भाषा में आप बात करें, जिस भाषा के अंदर लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप टोहाना के हैं और खास तौर पे टोहाना के हमसे बहुत ज्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं। हरियाणा से भी है पर वहां से भी है। तो आसान भाषा में जिस तरह से आप मरीजों से बातचीत करते हैं वैसे ऐसे करके बात करेंगे ताकि उनको समझ आ जाए। बिल्कुल। कुछ तकनीकी शब्दों के अलावा कुछ लोकल शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक एक करके बातचीत करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो माइग्रेन है, ब्रेन स्ट्रोक है और कई तरह की बीमारियां, डिप्रेशन वगैरह सारी आपके अंडर ही आती होंगी। हाँ जी। इसको आप ही कंट्रोल करते हैं। हाँ जी, आप देखते हैं, कुल मिला के इसका इलाज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सबसे पहले माइग्रेन के बारे में बात करते हैं। माइग्रेन को लेके लोगों का ये कहना होता है कि माइग्रेन जिसको एक बार हो गया तो हो गया और वो कभी जाता नहीं। ये माइग्रेन क्या है और माइग्रेन में और सिर दर्द में क्या कुछ फर्क होता है?
देखिए माइग्रेन ना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द होता है जो खास तौर से एक साइड में होता है, या वो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड या होगा, राइट साइड होगा, है ठीक ना। है। और बट लेकिन ऐसा नहीं है हर बारी, कभी कभी आगे की तरफ सिर्फ पीछे की तरफ भी हो सकता है। और माइग्रेन की कुछ खास बात ये है कि माइग्रेन के साथ सिर दर्द के साथ साथ लोगों को कच्चा जी, उल्टी का मन, ऐसा लगता है कि कोई शोर ना करे, कोई आवाज ना करे। और चिड़चिड़ा इसका स्वभाव हो जाता हाँ है। चिड़चिड़ापन लगेगा आपको, आप लगेगा कि सब कुछ शांति हो, लाइट ना हो। और माइग्रेन का दर्द एक बार शुरू होता है तो वो धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है अगर आप कोई दवाई नहीं लेंगे। माइग्रेन में सबसे बड़ा जो मिथ ये है कि आपकी एक बार दवाई शुरू हो गई तो आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है। अगर आपने सही समय पे सही इलाज लिया है तो हम ये बोलते हैं कि 3 महीने तक आप दवाई खाइए। 3 महीने तक अगर आपको महीने में 1 या 2 बार दर्द होता है तो हम उस दवाई को 3 महीने के बाद धीरे धीरे करके कम करके बंद कर देते हैं। हर माइग्रेन, हर सिर दर्द माइग्रेन तो नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने दोनों में फर्क कैसे बिल्कुल। कैसे पता करेंगे? देखो सिर दर्द के तो बहुत से कारण हैं। बुखार के बाद हो गया, स्ट्रेस से हो गया, एक्सर्शन से हो गया, आपको सनलाइट से हो गया, है ना। ये बहुत से कारण हैं। लेकिन माइग्रेन एक टिपिकल हेडेक होता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये ज़्यादा तौर से एक साइड होता है। साथ में कच्चा जी या वॉमिटिंग का मन करेगा आपको। आपको लगेगा कि मैं कोई शोर ना हो, आसपास कोई लाइट ना हो। लाइट ना हो, ये उसके लक्षण है हाँ, ये कुछ उसके उससे। लक्षण है। अच्छा, माइग्रेन को आपने कहा कि आप दवा से कंट्रोल कर देते हैं, कुछ भी गोलियां ही होती हैं या कुछ मेडिसिन जैसे लगातार चलती हैं, कैसे रहता है? देखिए माइग्रेन में 2 प्रकार की टैबलेट्स होती हैं। एक तो वो टैबलेट जो कि माइग्रेन के अटैक होने को रोकती, जी। जिसको आपको डेली खाना पड़ता है। सिंपल सा फंडा है, अगर किसी भी इंसान को माइग्रेन का अटैक महीने में 3 या 3 बार से ज़्यादा बार आ रहा है तो उससे रेगुलर डेली मेडिसिन पे होना चाहिए ताकि उसके अटैक कम से कम हो जाए। जी। और दूसरी प्रकार की मेडिसिन होती है, जब उसको माइग्रेन का अटैक आएगा तो हम उसको तब देते हैं, जिसको पेन किलर बोलते हैं। पेन किलर। तो 2 टाइप की मेडिसिन होती हैं। तो माइग्रेन के कोई ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं, भी ऐसा हुआ तो माइग्रेन एकदम हो जाएगा? ऑलमोस्ट 50% लोगों में ये देखा गया है कि माइग्रेन में कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, ट्रिगर पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसमें से कि मोस्ट कॉमन है सफ़र करना, नींद कम आना, खाली पेट रहना। किसी को कोई पर्टिकुलर फूड से होता है, जैसे कि कोई बोलता है कि मेरे को मिर्च खाने के बाद हो गया, कोई बोलता है कि मुझे मीठा खाने के बाद ही हो गया, कोई फास्ट फूड खाने के बाद हो गया। फिर स्ट्रेस बड़ा कॉमन कारण है। तो ये कुछ कारण है जिसके बाद माइग्रेन का अटैक स्टार्ट होता है। स्टार्ट हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। जो माइग्रेन है, कईयों को माइग्रेन होता है साथ में सर्वाइकल भी के दर्द भी शुरू हो जाते हैं, क्या इनमें हाँ। कोई संबंध है आपस में? सर्वाइकल का जो पेन है वो खास तौर से गर्दन के पिछले भाग से स्टार्ट होता है पिछले है भाग ना, से? यहाँ जिसको हम ये बोलते हैं। ठीक है। तो यूजुअली माइग्रेन का पेन यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। ये सर्वाइकल का पेन बड़ा टिपिकल होता है। पेशेंट बोलता है कि गर्दन में दर्द था, वो शुरुआत में गर्दन था, फिर धीरे धीरे करके कंधों में आ गया, फिर हाथ की उंगलियों तक पहुंच गया। ये टिपिकल सर्वाइकल पेन की हिस्ट्री होती है। जबकि माइग्रेन की हिस्ट्री टोटली डिफरेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया। और सर्वाइकल पेन में कच्चा जी का मन, ऐसा लगता नहीं कि कोई लाइट बंद कर दो, शोर बंद कर दो, ये सब सिम्टम नहीं होते हैं। तो माइग्रेन का पेन और सर्वाइकल का पेन दोनों अलग होते हैं। हाँ, खास तौर से अगर किसी इंसान को माइग्रेन पीछे के हिस्से से स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, अदरवाइज दोनों ही पेन डिफरेंट होते हैं। थोड़ा सर्वाइकल होता है किस रीजन की वजह से, क्या इसको रोका जा सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए सर्वाइकल आज के टाइम में हर इंसान बोलता है कि मुझे गर्दन दर्द हो गया तो सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल हो गया, ठीक है। सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल है क्या, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी। सर्वाइकल का मतलब बेसिकली ये है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी, वो हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है जो कुशन का काम करती है ताकि 2 हड्डी आपस में मेल ना खाएं। जी। ठीक है जी। और हमारी जितनी भी हाथों और पैरों के जाने वाली करंट की नाड़ियां हैं, जिसको नर्व्स बोलते हैं, वो गर्दन से ही जाती हैं। जी। तो अगर किसी भी कारण से आपकी वो डिस्क गर्दन की हिल जाती है और वो उस करंट की नाड़ी को दबा देती है, उसको सर्वाइकल का पेन बोलते हैं। उसको सर्वाइकल। हाँ जी। और ठीक उससे होने वाले सिम्टम है जो कि गर्दन का दर्द है, वो दर्द गर्दन से शुरू होके कंधे में आएगा, हाथों में आएगा, हाथों में सुनापन होगा, जलन होगा, टिंगलिंग जिसको बोलते हैं, ऐसा लगेगा कोई कीड़ियाँ चल रही हैं। और अगर पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है और ज़्यादा है तो लास्ट कंडीशन पे उसकी हाथों पैरों की वीकनेस भी आ सकती है। वीकनेस भी आ सकती है।
तो सर्वाइकल वाला जो पेशेंट है, क्या वो कभी नॉर्मल लाइफ जीता है या इसी तरह से लगातार मेडिसिन पे ही रहता है वो? देखिए वो डिपेंड करता है कि सर्वाइकल की स्टेज क्या है। अगर तो उसको सिर्फ दर्द है, सुनापन है, हाथों पैरों में टिंगलिंग जलन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेशेंट 80-90% केसेस के अंदर मेडिसिन खाने के बाद, पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के बाद, हाँ अगर कुछ ऐसा पॉइंट है जिसके कारण सर्वाइकल स्टार्ट हो रहा है, जैसे बहुत कॉमन है फीमेल्स में घरों में कि हम वेट उठाते हैं, बाल्टियाँ उठाने वाला बाल्टियां है ना, ठीक चाहे वो हाथ से उठाएं, फिर चाहे वो सिर पे कुछ रखें, वेट रखें, तो ये बड़े कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके बाद सर्वाइकल का पेन स्टार्ट हो जाता है या बढ़ जाता है। और पोस्चर, आजकल के बैठने का जो तरीका है आपका, खास तौर से जितने भी वर्किंग क्लास जो लोग सारा दिन लैपटॉप पे काम करते हैं या अपने घरों में या अपने दुकान पे लिखने का काम करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, और आप मोबाइल फोन को लेके सारा दिन ये जो ये चलता रहता है ना, अच्छा। तो आपका जो नेक का बैठने का पोस्चर है, तरीका है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। वो सर्वाइकल पेन को स्टार्ट भी कर देता है और सर्वाइकल पेन को बढ़ा भी देता है, खत्म भी कर देता है अगर सही पोस्चर हो जाए तो, या दवाई लेनी पड़ेगी? नहीं देखो, हमारा हमेशा मकसद ये होता है कि पेशेंट को मेडिसिन कम से कम टाइम दी जाए और उसको नेचुरल एक्सरसाइज के वे में लंबे टाइम तक ठीक किया जाए जी। है ना। हम लेकिन अगर किसी को एक्यूट पेन है, अभी पेन हुआ है, तो उसको कुछ टाइम के लिए मेडिसिन देते हैं, बट उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए और ये चीज़ें आप मत कीजिए जिससे आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। तो लंबे टाइम तक बहुत से पेशेंट ठीक रहते हैं। क्या कुछ उपाय हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास आने ही ना पड़े, हमारी फीस भी बच जाए और सर्वाइकल हो ही ना? देखो मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि हमारे पास आने की नौबत ना पड़े। आप अपना बैठने का तरीका ठीक करें, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज करें गर्दन की, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपने कुछ नहीं जाना, आप घर पे कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि आपको लगता है कि वेट आपने एकदम से उठा लिया, आपका रूटीन में वेट उठाने की हैबिट नहीं है, आपने 10 किलो की बाल्टी एकदम से उठा ली, फिर आपने गर्दन पे कुछ उठा लिया, झटका आ गया एकदम से, तो ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपको सर्वाइकल पेन होगा ही नहीं। तो आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जहां ये सारी चीजें आप डालते हैं, जहां आपको फॉलो करके हम लोग उसकी भी जानकारी ले सकें? जी, मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है, मेरा डॉक्टर पार्थ बंसल के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, और फेसबुक पेज भी इसी नाम से, डॉक्टर पार्थ बंसल। तो उसमें मैंने एक्सरसाइज कैसे करनी है वो भी डाली हुई है। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हाँ हूँ। जी, कैसे कैसे करके आप उसको अवॉइड कर सकते हैं वो भी डाला हुआ है, और बड़ी सिंपल सरल भाषा में दिखा के एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए लोगों को 30-40 सेकंड की वीडियो में सब समझाया हुआ है। हाँ, वो लिंक हमें दे दीजिएगा, हम उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे ताकि लोगों को और ज्यादा लाभ मिल जाए, जो भी लोग इसको देख रहे हैं। जी। आपकी इस से संबंधित क्या कोई आपने कोई वेबसाइट भी बनाई है जहां इन सब बीमारियों के बारे में भी जानकारी आप डालते हैं, कुछ चर्चा इसके ऊपर भी करते हैं? देखिए मेरा गूगल पे एक वेबसाइट भी है, drparthbansal.com के नाम से है जी। उसमें जितनी भी न्यूरो की कॉमन बीमारियां जो मैंने अभी आपको बताई हैं जी। उन सब के बारे में, क्या कॉमन मिथ हैं, मतलब क्या धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, और क्या कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, क्या कॉमन सवाल हैं लोगों के मन में न्यूरो के लेके, वो सब मैंने डाला हुआ है और उसके आंसर भी डाले हुए हैं। तो उसके आंसर भी डाल रखे? हाँ जी, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको न्यूरो से लिंक जितनी भी कॉमन आपके मन में सवाल हैं उसका आंसर आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। तो वो भी लिंक आप दे दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कमर दर्द है, कमर दर्द क्या इसका भी दिमाग से कोई संबंध है? कमर दर्द का एक्चुअली दिमाग से सीधा संबंध नहीं है। कमर की एक्चुअली दिमाग से जो चलने वाली नाड़ियां हैं, कर्ण की नाड़ियां, वो कमर के रास्ते से होती हुई हमारे हाथों और पैरों में जाती हैं। जी। कमर मतलब स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी, जिसको रीढ़ की हड्डी है ना। तो जैसे गर्दन में रीढ़ होती है वैसे कमर में भी रीढ़ हड्डी होती है। जी। काम सेम है वही कि आपका बैलेंस, आपका जो वेट मेंटेन रहे। जी। अगर किसी भी कारणवश उसमें डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है, दबाव आता है, झटका आता है, तो जो कारणों से गर्दन का दर्द होता है वही कारणों से कमर का दर्द भी शुरू हो जाता है। बट कमर के दर्द की खास तौर से बड़ी कॉमन सी एक सिम्टम होती हैं कि पेशेंट को बोलेगा कि मुझे कमर में दर्द शुरू हो गया, और वो शुरू होके मेरे पैर में जा रहा है। हाँ, चाहे वो राइट साइड जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड जा रहा है, वो खास तौर से। और क्लासिकली बड़ा कॉमन है कि जब भी वो पेशेंट चलेगा, चाहे वो 100 कदम चले, चाहे वो 200 कदम चले, चाहे वो 500 कदम चले,
वो पेन बढ़ जाएगा और वो जो उसका चलने का डिस्टेंस है वो धीरे 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 करके कम होता रहेगा। कम होता चला जाएगा। हाँ, ये बड़ा क्लासिकल सिम्टम है कि पेशेंट को कमर का स्पाइन की दिक्कत है। तो ये भी आपके इलाज में आता है? हाँ जी, जब तक पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो सकता है तो हमारे पार्ट में आता है। जब हमें लगता है कि पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा है, पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो फिर हम पेशेंट को सर्जरी की सलाह भी देते हैं। सर्जरी की सलाह भी देते हाँ हैं। जी। तो 2 सवाल एक साथ पूछ लेता हूँ, भी ये बीमारी किस तरह के लोगों को ज़्यादा हो जाती है और क्या ऑपरेशन ही ज़रूरी होता है, मेडिसिन से नहीं बनती बात? ठीक है, तो अब पहला सवाल आपका कि किस किन तरह लोगों में ज़्यादा हो जाती है? नंबर 1 बैठने का तरीका, नंबर 2 वो क्या काम कर रहे हैं। एक है जो हर दिन वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, एक है कि जिसका सिटिंग का काम ज़्यादा है। नंबर 3 उनका डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। नंबर 4 है जी उनका वजन कितना है, वजन वेट कितना है वेट उनका। कितना है? और नंबर 5 उनकी बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी की मात्रा कितनी है। कितनी है? ये बड़े कॉमन से 5 कारण मैं आपको बताता हूँ जिनके कारण कमर का दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, जी। तो जैसे किसी इंसान का वेट ज़्यादा है, कोई वेट एकदम से उठाता है, कोई झटका मार के नीचे झुकता है ना, जी। इन सब कारणों से कमर का दर्द शुरू हो जाता है और वो फिर कमर से शुरू होकर धीरे धीरे करता बढ़ता जाता पैरों में आ जाता है। पैरों में आ जाता है। तो ऑपरेशन, दवाइयाँ? हाँ, देखिए सबसे पहले तो पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आता है। अगर वो बोलता है कि मेरे को पैर कमर में दर्द है, पैरों तो कारा है, पैरों में झंझनाहट है, सूनापन है, तो हम उनको एग्जामिन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है एमआरआई से पहले और किसी टेस्ट से पहले पेशेंट की फिजिकल कंडीशन कैसी है, कितनी उसको वीकनेस है। जी। अगर हमें लगता है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक है, वीकनेस अभी उसको स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ पेन और सिम्टम्स हैं, तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे हम रखते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट में 70-80% लोग रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। ये है कि कुछ लोगों को रिस्पॉन्स हफ्ते में आता है, कुछ लोगों को शायद 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। प्लस एक्सरसाइज 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 से ज़्यादा लाभ मिलता है। एक्सरसाइज का तो कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है जी। एक्सरसाइज तो करनी है, चाहे आज शुरू करें चाहे हफ्ते के बाद शुरू करें। हाँ, अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो हम बोलते हैं 5-7 दिन आप मेडिसिन खा लीजिए ताकि आपका पेन कम हो जाएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर देना। और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी सर। अगर आप लंबे टाइम तक चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं, ये बीमारी दोबारा नहीं आए, तो एक्सरसाइज तो आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट से, एक्सरसाइज से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो हम पेशेंट का एक एमआरआई करा के देखते हैं कमर का जी। और हमें लगता है कि अगर कमर के एमआरआई में डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर पेशेंट को सर्जरी की सलाह भी दे देते हैं। सर्जरी? तो ये सर्जरी महंगी होती है या सस्ती भी होती है? बीच बीच की भी हर सर्जरी महंगी तो नहीं होती कम से कम? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि सर्जरी का मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया? देखो, ये भी एक बड़ा कॉमन लोगों के मन में गलत धारणा है कि जो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी है, हाँ, यही मैं वो इसीलिए जो है वो बड़ी खतरनाक सर्जरी है। हाँ, अगर इसने करवा ली तो वो बेड पे रह जाएगा, नहीं। एक बार खोल दिया शरीर तो खुल हाँ, गया। देखो आज के टाइम में बड़ी फाइन टेक्निक्स आ गई हैं, है ना। और आज के टाइम में चीरा भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा चीरा लगा के लोग इवन स्कोपी के जरिए भी उसको निकाल देते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल पे डिस्क जो है वो हिली हुई है। 1 लेवल पे है, 2 लेवल पे है, 3 लेवल पे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट की जनरल फिजिकल कंडीशन कैसी है, कि उसको कोई शुगर तो नहीं है, उसको हार्ट की बीमारी तो नहीं है, उसकी उम्र कितनी है ना। ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम फिर लोगों को बोलते हैं कि आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसके बाद देते हैं सलाह। अच्छा, एक चीज़ वो बताइए कि जैसे काम आमतौर पे अपने भारत देश में और स्थानीय स्तर पे भी आपके पास भी लोग आते होंगे, कमर का दर्द होते ही अधिकतर ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं कि फलाना है वो मसल देगा, वो फलां तेल की मालिश कर लो उससे ठीक हो जाएगी। इनकी सलाह आप कितनी सही मानते हैं ये वाली? देखिए, अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक है, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, तो वो जो ये लोग आप बता रहे हैं कि जो लोग मालिश करते हैं, है ना, तेल लगाते हैं, वो एक टाइप की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ही करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि लोगों को मना करते हैं कि आप मत जाइए। अगर आपको लगता है कि आप ठीक है, पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा दबाव एकदम मत डाल दें, है ना, कि ऐसा नहीं कि आपके ऊपर चढ़ के मालिश की जा रही है, आपको बिल्कुल बेंड किया जा रहा है। हाँ, वही कह रहे हैं, पूरा वो तोड़ मरोड़ के किया जा रहा है, है। वो कभी कभी घातक हो सकता है।
हो सकता है कि उससे डिस्क की प्रॉब्लम एकदम से बढ़ ना जाए, उससे थोड़ा बचा जाए। उससे थोड़ा सा बचा जाए। आप सलाह लेके ही आप ये सब के काम कीजिए, खुद से मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टैकल करना, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ये मैं दर्शकों को इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे इस तरह से लोग बताते हैं कि फलां के पास चले जाओ, वो मालिश कर देगा, और कई बार कुछ एक केस ऐसे आए हैं जनरली, तो पता लगता है कि उसका तो केस ही बिगड़ गया। हाँ, तो मतलब तभी पहले मैंने आपसे पूछा कि आप लोग कितनी रिकमेंडेशन देते हैं देखिए, हो सकता है कि पहले वो केस शायद सर्जिकल हो ही ना, उसको पेन इतना था कि ठीक है आप मेडिसिन खाएं, एक्सरसाइज करें, यानी कुछ rest करें, टेस्ट ठीक हो करवाने जाएगा। पहले उसको देख लें भी किस टेस्ट कराने से भी पहले आप फिजिकल जांच करवाइए। अच्छा, फिजिकल जांच हाँ, मैं आपको टेस्ट की सलाह नहीं देता कि आप सीधा एमआरआई की तरफ चले जाइए या और कोई टेस्ट कराइए, पहले आप फिजिकल जांच करवाइए, क्योंकि फिजिकल जांच से हमें मोस्ट ऑफ द टाइम आइडिया हो जाता है कि पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट से रिस्पॉन्ड कर जाएंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, आजकल ना एक बीमारी या चर्चा में ज्यादा हो गया, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, सही मायने में क्या होता है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि जिसको हम आम भाषा में अधरंग का अटैक बोलते हैं, पैरालिसिस का अटैक बोलते हैं। मतलब जो दिमाग में जाने वाली खून की नाड़ियां हैं, वो किसी भी कारणवश खून दिमाग तक नहीं पहुंचा पा रही है। फिर चाहे वो उसके अंदर कचरा फंस जाए, वो नाड़ी ब्लॉक हो जाए, या फिर वो नाड़ी फट जाए। तो ये दो टाइप के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, जिसको बोलते हैं, एक तो होता है कि कचरे के कारण वो नाड़ी ब्लॉक हो गई, और दूसरा वो नाड़ी फट गई, जिसको हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज, ब्रेन हेमरेज बोलते ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज। हाँ, ब्रेन हेमरेज भी एक टाइप का ब्रेन स्ट्रोक ही होता है। 80% स्ट्रोक जो लोगों को होते हैं वो यूजुअली नाड़ी ब्लॉक होने से होते हैं, और 20% स्ट्रोक जो होते हैं वो हेमरेज जिसको बोलते हैं, नाड़ी फटने से होते हैं। हाँ जी। तो इनके कोई शुरुआती लक्षण होते हैं, पहचाना जा सकता है इनको? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो एक सडन एकदम होने वाला इवेंट है। ऐसा नहीं कि आपको ब्रेन स्ट्रोक कई दिन में हो ही रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली जो नाड़ी ब्लॉक होती है वो एकदम दिखने में एकदम होती है, लेकिन अंडर वो ब्लॉक स्टार्ट हो गई होती है, कि वो कचरा उस नाड़ी में फंसना शुरू हो गया होता है। इसके शुरुआती लक्षण नहीं है कुछ भी? नहीं, ब्रेन स्ट्रोक हमेशा एक इमरजेंसी है जो तुरंत प्रेजेंट करेगी आपको एकदम से हाथ वीक होगा, पैर वीक होगा, आपका चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, बोलने में दिक्कत आएगी, खाने में दिक्कत आएगी। तो इससे बचाव कैसे संभव है, जो चीज पता ही नहीं लग रही उससे कैसे बचे? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ब्रेन स्ट्रोक बहुत से लोगों में अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड बीपी, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल से होता है। ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज से पीड़ित हैं, खासतौर से शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, अच्छा। और छठी बड़ी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म। अच्छा, अल्कोहल से और स्मोकिंग से। हाँ, अगर आप इन 6 चीज से सफर कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल में करिए। शुगर, बीपी, थायराइड आपका बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। उससे आपके ब्रेन स्ट्रोक के होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, ये एक बातचीत आ गई ना कि ऐसा ना करें तो बच सकते हैं उन चीजों से। तो इसके अंदर जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक के अंदर कोई समय भी मिलता है मरीज को बचने का, कि कोई प्राथमिक उपचार हो जाए उसका, या इसको पहचान के तुरंत डॉक्टर के पास जाया जा सके? ये बहुत 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 अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि इस चीज के बारे में लोगों में अभी जागरूकता नहीं है जी। एक टर्म होते है जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर, है ना, गोल्डन आवर बोलते हैं जिसको। इसका मतलब है कि अगर किसी भी मरीज को ब्रेन स्ट्रोक होता है जी, तो आपने 4.5 घंटे के अंदर अंदर उसको नियर बाय हॉस्पिटल, जहाँ पे कि सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो, वहां पे लेके जाना है। सबसे पहले उस मरीज का सिटी स्कैन होता है, सिर्फ यह देखने के लिए उसको ब्रेन में ब्लीडिंग तो नहीं। जी। अगर उस मरीज को ब्रेन में ब्लीडिंग नहीं है और उसको सिम्टम है, यानी कि लक्षण है ब्रेन स्ट्रोक के, तो उसको 4.5 घंटे के अंदर अंदर एक टीका लगाया जाता है, जिसको 4.5 घंटे के अंदर। ठीक है। उसको बोलते हैं खून पतला करने का टीका, थ्रोम्बोलिसिस जिसको बोलते हैं जी। उससे पेशेंट की रिकवरी 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी 100% भी हो सकती है। 100%? हाँ जी, हाँ जी। तो आप सोचिए कि आप उस इंसान की जान दूसरी जिंदगी दे रहे हैं। तो ये अपने आप में सच में गोल्डन आवर है। इसको गोल्डन आवर इसलिए बोलते हैं, सुनहरा घंटा है। तो आपने प्लीज वेट नहीं करना है। और एक सबसे बड़ी बात नवल जी, बहुत से लोग जो है वो ये बोलते हैं कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मैं आसपास से घर से लाके अफीम खिला देता हूँ। हाँ, अफीम का ये एक बात है, तब तक ही ठीक हो जाएगा। आप
अफीम की तरफ ना जाइए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अफीम खिलाने के बाद वो इंसान सुस्त हो जाता है। तो उसका अगर किसी कुछ इंसान जो रूटीन में कोई नशा पता नहीं करता है, जो हेल्दी है बिल्कुल, आप उसको अफीम खिलाएंगे तो वो सुस्त हो जाएगा। जी और अफीम से कभी कभी बीपी एकदम से शूट अप कर जाता है, बढ़ जाता है, आप हो जाता है। तो वो बड़ा डेंजरस है। तो हम हमारे पास जब मरीज आते हैं, वो इतनी सुस्त हालत में आते हैं जिनको अफीम दी जाती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि ये अफीम देने के बाद सुस्त हुआ है कि ब्रेन स्ट्रोक से सुस्त ब्रेन हुआ है। स्ट्रोक से सुस्त हुआ है। और उनका बीपी क्या पता सामान्य तौर पे 140 150 रहता हो, आपने अफीम दे दी, उनका बीपी 190 200 चला जाता है। तो आप उसको जज नहीं कर पाएंगे तो फिर। उसको जज करना मुश्किल है और उसको कंट्रोल करना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रोक आपने बताया, 6 चीजें आपने हमें बता दी, इन 6 चीजों की वजह से ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, अगर नहीं करेंगे तो कम से कम हो जाएगा। तो क्या नियमित जांच में भी इस बात को पकड़ा जा सकता है? डेली हम जो रूटीन में हम करवाते हैं, कोई लोग 6 महीने बाद जांच करवाते हैं, उसमें पकड़ा जा सकता है इस बात को? देखिए, आइडली तो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं उन सब में 45 साल की उम्र के बाद 6 महीने में हर इंसान की एक नियमित जांच होती है जी, जिसमें कि आपका शुगर का स्टेटस, आपका कोलेस्ट्रॉल, खून, थायराइड, है ना, लीवर कैसे है, किडनी कैसा है, आपका बेसिक अल्ट्रासाउंड, बेसिक एक्सरे, बेसिक हार्ट का टेस्ट सब चेक होना चाहिए। सब चेक होना चाहिए। देखिए, हमारे देश में इतना तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप बेसिक जो टेस्ट हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपका शुगर कैसा है, बीपी कैसा है, एटलीस्ट ये तो आप अपना चेक करवा लीजिए हर 6 महीने में, अगर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं। जी, और ये टेस्ट बिल्कुल आम हर लेबोरेटरी पे अवेलेबल है, आप कहीं भी चेक करवा सकते हैं। आप बीपी चेक करवाते रहे, बीपी चेक करवाएं, शुगर चेक करवाएं, थायराइड चेक करवाएं और कोलेस्ट्रॉल चेक और करवाएं। कोलेस्ट्रॉल, ये 4 टेस्ट अगर करवाएं। आपने ये 4 टेस्ट भी करवा लिया, कुछ भी नहीं है 6 महीने के बाद भी, तो भी आप, मैं ये बताऊंगा कि आप बहुत सी बीमारियां को जल्दी पकड़ सकते हैं। उनकी शुरुआती चीजों में उनको पकड़ा जा सकता है, हाँ दूर रोका जा सकता है। हाँ जी। रोका जा सकता है। अच्छा, दिमाग से जुड़ी हुई सबसे पुरानी बीमारी भारत देश की वो है मिर्गी। तो ये जो मिर्गी है, इसके बारे में पहले तो काफी तरह के भ्रम थे, शायद कुछ खत्म हो गया। आप बताएंगे कि मिर्गी का आ गया तो जूता सुंघा दो इसको। और मिर्गी का कारण भी नहीं पता होता था, कई बार कहते थे शायद कोई भूत प्रेत आ गया। ये इस तरह के केस अभी भी आ रहे हैं आपके पास? देखिए, अभी पिछले कई सालों से ये केसेस डेफिनेटली कम हुए हैं, लोगों में जागरूकता बहुत बड़ी है और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब लोग, और खास तौर से गांव के लोग, मिर्गी के पेशेंट को हमारे पास सीधा लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब, वो खुद बताते हैं हमें कि डॉक्टर साहब कि हमें लगता है कि इस पेशेंट को शायद मिर्गी का दौरा पड़ा हो, ठीक, या जिसको एपिलेप्सी का फिट बोलते हैं, फिट्स बोलते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट लोगों में इस बात की अवेयरनेस तो है कि ये एक बीमारी है, ये कोई पहचान रहे हैं, भूत प्रेत तांत्रिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, एटलीस्ट वो उस चीज को मानने को तैयार है, उसकी जांच कराने को तैयार है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको पहचाना जा सकता है, इसको ये अचानक हो जाती है, इसका रीजन क्या होता है मिर्गी का? पहली बात तो ये जाने कि मिर्गी है क्या। मिर्गी यानी एपिलेप्सी या सीजर या फिट या कन्वर्जन जिसको बोलते हैं आप। मिर्गी का मतलब है कि आपकी दिमाग में जो करंट जा रहा है नॉर्मली, वो कुछ समय के लिए उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई है, एकदम तेज हो गया है। अगर मान लीजिए कहने के तौर पे अगर उसको 10 किलोमीटर की स्पीड से जाना चाहिए था, अब वो एकदम से 100 हो गया जी। तो वो जो ब्रेन का हिस्सा जिसमें वो करंट तेज हो गया है, वो जो भी एक्टिविटी कंट्रोल करता है वो फास्ट हो जाएगी। सपोजिटली मान लीजिए कि मेरा ये हाथ को कंट्रोल करने वाले जो करंट की नाड़ी है, अगर वो नॉर्मल काम करती है तो मैं नॉर्मल हाथ को करेंगे, है ना। अगर उसमें एकदम से करंट बहुत तेज हो जाए तो ऐसे तो हाथ मेरा कांपने लग जाएगा और ये मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। तो यही इसकी निशानी है, ये हमारा शरीर जो है बहुत तेजी से गति करने लग जाता है। खास तौर से ये, बट इसके अलावा कुछ छोटे फिट भी हैं। देखो, हम जब जो बड़ा फिट होता है उसको तो बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि हाथ पैर पेशेंट मार रहा है ना, उसके मुंह से झाग आ गई है, वो बेहोश हो गया है, कुछ लोगों में पेशाब भी निकल जाता है। लेकिन छोटे फिट जिसको फोकल सीजर बोलते हैं, वो बहुत से लोगों में मिस हो जाते हैं। अच्छा जी। उसके लक्षण क्या होते हैं? बच्चों में खास तौर से अगर कोई बच्चा सिर्फ एक तरफ देख रहा है, अक्सर देखा गया, ब्लैंक हो गया ऐसे है ना, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या बच्चा चलते चलते एकदम से गिर जाता है जी, है ना, या फिर आप बोलेंगे बच्चा ऐसी एक्टिविटी कर रहा है ना, ये आंखों की ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो ये भी एक टाइप का मिर्गी का दौरा हो सकता है।
इसको आप इग्नोर मत करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटा दौरा आगे जाके बड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप जांच कर कैसे कैसे करते हैं, हो जाती है जांच? हाँ, सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास आपने किसी को भी मिर्गी होते हुए देख रहे हैं, और अगर आप एक से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद हैं, तो अपना मोबाइल कैमरा निकालें, उस इंसान की वीडियो रिकॉर्ड करें। सबसे पहला काम, एक इंसान उसको संभालेगा, दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करेगा। थोड़ा सा वीडियो दूर से बनाएं ताकि उस इंसान का पूरा शरीर उसमें कैद हो, और वीडियो को पूरा बनाएं शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक वो चल रहा है प्रोसेस। चल रहा है उसका प्रोसेस। क्योंकि एक होता है कि मरीज हमें आके बताता है, उसके आसपास वाले आके बताते हैं कि इनको ऐसा ऐसा हुआ था। दूसरा, हम वीडियो में खुद देख लेते हैं, तो हमें डॉक्टर को सहायता मिल जाती है, बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाता है कि ये मिर्गी का दौरा ही है। वीडियो को देखने से बड़ा आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बावजूद भी एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको ईईजी बोलते हैं जी। जैसे हार्ट की ईसीजी करते हैं हम, ताल वैसे करते हैं, EEG हो, वैसे दिमाग की ईईजी होती है, जो जी। ब्रेन की तरंगों की स्पीड को, कहाँ से क्या क्या ओरिजिन हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, उसको चेक करता है। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, 15-20 मिनट का टेस्ट है। वो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। वो सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर आपको किसी को भी लगता है कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, शक है, तो वो टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि उसमें हमें बहुत अंदाज़ा होता है कि ये दौरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, दौरा छोटा है, दौरा बड़ा है, क्या मेडिसिन इसको दी जानी चाहिए आगे। तो वो एक बड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आपने बता दिया कि मिर्गी आ रही है तो हम उसकी वीडियो बना लें, पर क्या जिस वक्त मिर्गी आई हुई है उसको प्राथमिक उपचार भी कुछ दिया जा सकता है, या कुछ भी नहीं दिया जा सकता? राहुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि जिसको भी मिर्गी आ रही है, आप प्लीज़ उसको कोई मुंह में चम्मच मत दीजिए, मुंह में उंगली मत दीजिए, चप्पल मत सुंघाइए, उसको पकड़िए मत टाइट से, टाइट भी ना है पकड़े। ना, क्योंकि वो इतना तेज गति होती है उसकी कि अगर आप मुंह में कुछ भी देंगे, वो ब्रेक होके उसकी सांस की नाली में जा सकता है जी। तो उससे उस इंसान की जान जा सकती है। ठीक है। उसको चप्पल सुंघाना, प्याज सुंघाना, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं कोई है, बेनिफिट नहीं। उसको मत करिए। और दूसरी बात, अक्सर हम देखते हैं कि जिसको फिट आता है उसको लोग पकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं कि इसको हम ही रोकने हैं आज। हाँ, हम ही रोक लेंगे इसको, ठीक है। वो बहुत 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 खतरनाक है, क्योंकि जिसको फिट आ रहा है वो इतनी ज़्यादा तेज मूवमेंट होती है कि उससे अगर आप टाइट पकड़ेंगे तो उसको फ्रैक्चर हो जाएगा इंसान को। वो इतना तेज होता है, इतना उसका तेज होता है वाइब्रेशन। कि अगर आप उसको हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या पता उसका कंधा निकल जाए, अच्छा। छाती पकड़ने की कोशिश करेंगे क्या पता रिब का फ्रैक्चर हो जाए उसको, ओह। है ना। तो आपने कुछ नहीं करना है, जिस भी इंसान को मिर्गी आती है, वो मिर्गी की जो तेज गति वाली एक्टिविटी होती है वो 3-4 मिनट में अपने आप बंद हो जाती है, शांत हो जाएगी, उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसके आसपास के एरिया को साफ कर दें, ताकि कोई नुकीली चीज़, कोई धारदार चीज़, कोई पथराव चीज़ ना हो, उस इंसान को कोई जानलेवा चोट ना लग जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा उसके सिर के नीचे कोई पतला सा तकिया रख सकते हैं ताकि सिर पे चोट ना लगे। अक्सर ये कहते हैं जुबान ना कट जाए इसलिए चम्मच या कुछ और डाल देते हैं। देखिए, जुबान अगर कटनी होगी तो वो कटेगी, वो उसका नेचुरल कोर्स है, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आपने चम्मच डाला, वो चम्मच कट गया, उसकी सांस में चला गया, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा जानलेवा खतरा बन जाएगा। वो ज्यादा भयंकर है। हाँ, वो बहुत भयंकर है। तो उसको प्राथमिक सहायता सिर्फ इतनी देनी चाहिए जो आपने बताई है। हाँ। अलबत्ता उसको छोड़ दें। हाँ, छोड़ दें, और जब वो उसकी ये गति बंद हो जाएगी, उस इंसान को एक साइड पे टर्न कर दें, चाहे वो टेढ़ा कर दें, लेफ्ट या राइट लेफ्ट कर दें या राइट कर दें, क्योंकि उसके मुंह में जो भी थूक होगा, जो भी उसके झाग आएगा, झाग बनी होगी, वो बाहर निकल आएगी, वो छाती में नहीं जाएगी, सांस लेने में आसानी रहेगी, ताकि उसकी सांस की नाली ब्लॉक ना हो। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना कर दें, पेशेंट अपने आप 10-15 मिनट में होश में आ जाए। तो ये परमानेंट रहती है मिर्गी की बीमारी है, दवाइयों से ठीक भी हो जाती है? देखिए, मिर्गी का कारण क्या है वो इम्पोर्टेंट है। मिर्गी का कारण बच्चों में अलग होता है, बड़ों में अलग होता है, बुजुर्गों में अलग होता है। तो पहले तो उसके कारण की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। उसके बाद हम ये बताते हैं कि मिर्गी का इलाज लाइफ टाइम चलेगा या कुछ समय दे के ख़त्म हो जाएगा। बहुत से, मैं कहूँगा 60 to 70%, मतलब कि 2/3 लोगों में मिर्गी का इलाज सिर्फ एक गोली से अगर प्रॉपर जांच के बाद स्टार्ट की जाए
2-3 साल खाने के बाद उसको लाइफ में दोबारा दौरा नहीं पड़ता। अगर उसको सही ढंग से सही ढंग से- डायग्नोसिस किया हाँ जाए। जी। ठीक तो है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये वर्ल्ड का डेटा है। अच्छा, है ये ना? मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस बोलती है, जो सबसे बड़ी बॉडी है वर्ल्ड की, जो मिर्गी को डील करती है, वो बोलती है कि 2/3 2/3 लोगों में प्रॉपर इलाज के बाद मिर्गी दोबारा नहीं होगी। मिर्गी द्वारा नहीं होती। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो दर्शक इसको नोट कर ले। हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे नींद नहीं आती कई लोगों को, तो वो भी अक्सर यही कहते हैं कि मेरे को तो दिमागी बीमारी हो गई, या फिर वो नींद की गोलियां लेनी शुरू करते हैं, उसी पे डिपेंड हो जाते हैं। इसका क्या संबंध है दिमाग से? नींद का ना आना आज के टाइम में बड़ा कॉमन सी बीमारी हो गई है, और ख़ास तौर से इसका जो कारण है वो स्ट्रेस है। फिर चाहे वो घरेलू स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो, बच्चों में एजुकेशन का किसी भी स्ट्रेस तरह है, का स्ट्रेस करियर का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस एक बड़ा कॉमन कारण बन गया है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब इंसान जो है वो आज के टाइम में बिल्कुल सुस्त हो गया है, लेथार्जिक हो गया है। शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहा, कुछ भी व्यायाम नहीं कर रहा। किसी प्रकार का एक्सरसाइज, कोई व्यायाम, कोई योगा, मेडिटेशन नहीं करता है। इससे क्या है कि ब्रेन की जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वेव्स हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि उस इंसान की नींद में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जी। तो सबसे पहले आप उसका कारण जानने की कोशिश करिए, सीधा स्ट्रेट अवे गोलियों पे मत जाइए। कारण देखिए कि कारण क्या है, वो ठीक होने वाला है। ठीक होने वाला है तो कैसे ठीक होने वाला है? कि आप अपना घरेलू मसला घर में सुलझा सकते हैं, किसी से बात करके सुलझा सकते हैं, बच्चों से बात करके सुलझा बच्चे से सकते बात हैं, करके सुलझा सकते है ना? देखिए बहुत से पेशेंट में तो हम उनको कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ सलाह देते हैं। हैं। वैसे डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए, कितने समय तक सोने को ये माना जाएगा कि कम से कम ये बीमारी नहीं है? ऐसा वैसे कुछ कोई डेटा नहीं है। बहुत से लोग 5 या 6 घंटा सोने के बाद भी तंदुरुस्त होते हैं, उनका नेचुरल वो कोर्स बन गया होता है 5-6 घंटा सो के, लेकिन वो आराम से अपना उठते हैं, फ्रेश उठते हैं, काम करते हैं। ऐसा यानी कुछ- सो के उठ के अगर हम फ्रेश महसूस कर रहे हैं तो वो ऐसी हाँ, बीमारी ऐसा नहीं है कि कि अगर आप नींद नहीं 6 घंटा सो रहे हैं तो वो बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अगर आप तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं 6 घंटा सोने के बाद भी, तो वो ठीक है आपके लिए। अच्छा, एक उम्र के बाद जाके जैसे कि याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, लोग कहते हैं कि चलो ये कई बार 60 के बाद सठिया गया या बुजुर्ग हो गया, कुछ भूलना शुरू हो। हाँ। ये उम्र के साथ जुड़ी हुई चीज है या दिमाग से जुड़ी हुई चीज है ये? नहीं, है दिमाग से जुड़ी हुई। इसको डिमेंशिया बोलते हैं, जिसको याददाश्त की या मेमोरी की तकलीफ बोलते हैं। डिमेंशिया। डिमेंशिया बोलते हैं, और ये खास तौर से 60 साल की उम्र के लोगों जो जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनको होता है। जी। और डिमेंशिया का मतलब आम भाषा में भूलना है। भूलना ही है। फिर चाहे वो खाना खाना भूल जाएं, घर से निकले 4 काम करने के लिए 2 करिए, 2 भूल जाएं, है ना? किसी का नाम भूल जाएं, आपने रात में क्या सोचा था आज याद नहीं, वो भूल जाएं। ये कॉमन चीजें डिमेंशिया इसको बोलते हैं। तय कैसे करते हैं बीमारी है कि नहीं? क्योंकि कई बार तो आपने अक्सर देखा होगा कि चाबी लगाई है कि नहीं लगाई, लोग लगाया नहीं लगाया, वापस देखने जा रहे हैं। ये भी डायमेंशिया है क्या? देखो हमारे पास ना बड़े यंग लोग भी आते हैं, 25-30 साल के, हाँ, बोलते हैं मैं "डॉक्टर यही, आपने सही हमें- जवाब दे रहे हो। हमें डिमेंशिया हो गया, हमें लगता है कि हमने मतलब नेट पे पढ़ लेते हैं, नेट वो पे लोग पढ़ लेते हैं। भी हम देखो हमने कल सोचा था कि आज ये काम करेंगे और आज नहीं कर पाए, डिमेंशिया तो नहीं हो गए। और मैक्सिमम टाइम वो लोगों को कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। अच्छा, एंजाइटी होती है। एंजाइटी होती है कि आप अपने काम में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि आपको कोई दूसरा चीज़ सोच में नहीं आ रही आपके दिमाग में। आप सपोजिटली अगर आप लैपटॉप में अपना काम कर रहे हैं, आपको पीछे से इंसान कोई आके कुछ बोल के चला जाए, आपको याद नहीं होगा। तो ये कोई बीमारी नहीं है, कह रहे हैं। लैपटॉप में इतने ज्यादा मगन है कि आपको नहीं पता है पीछे नहीं कोई पता क्या पीछे बोल क्या गया। हो गया। तो ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि यंग एज के अंदर अगर आपको एक्चुअली में डिमेंशिया हो रहा है, अगर आपके घर वाले भी ये बात बोल रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि नहीं, ज्यादा भूलना शुरू हो गया। हाँ, तो फिर आप उसकी जांच कराइए। बहुत सी बीमारियां हैं ऐसी जो यंग एज के अंदर डिमेंशिया कर देती हैं। उसको अगर आपको लगता है कि सीरियसली जेन्युइनली अगर आपको डिमेंशिया है तो उसको इग्नोर मत करें। इसका इलाज डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है जी। है ना? कोई कारण ऐसे होते हैं जो कि ठीक होने वाले हैं। मैं आपको बड़ा बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ कि लोगों में B12 की कमी से हो जाता है, अच्छा। थायराइड के बढ़ने या कम होने से हो जाता है ना? अनीमिया से हो जाता है, शरीर में नमक की कमी से हो जाता है। ओहो। तो ये ऐसे कॉमन से कारण हैं जो कि किसी भी एज में हो जाते हैं। तो सबसे पहले डिमेंशिया का कारण ढूंढने की कोशिश करिए कि वो कारण ठीक होने वाला है कि नहीं ठीक होने वाला है। हम्म। और रही बात बुजुर्गों की, जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, अगर उनमें डिमेंशिया होता है, अगर वो हम सब उनमें भी हम पहले ठीक होने वाले कारण ढूंढते हैं जी। कि क्या पता ठीक होने वाला कारण ही हो।
हम उसको पहले देखेंगे, उसको ठीक करेंगे। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा कारण हमें नहीं मिल रहा है जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं और उसको एज रिलेटेड डिमेंशिया है, तो वो डिमेंशिया यूजुअली विद एज बढ़ता है, बढ़ता है, क्योंकि वो नेचर का दिया हुआ सिस्टम है, उसको हम भी नहीं रोक सकते, नहीं रोक है ना। सकते, ठीक है, वो बढ़ेगा, लेकिन हाँ हम उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने ग्राफ को एकदम से ऊपर जाना है, थोड़ा सा हम ग्राफ को स्लो डाउन कर सकते हैं, ताकि उस इंसान की जो नेचुरल जिंदगी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और एक मेरी आप लोगों से ये बड़ी अपील है आपके माध्यम से कि जिन लोगों को ओल्ड एज में डिमेंशिया होता है, उनको केयर की रिक्वायरमेंट आम इंसान से थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा होती है। होती देखिए, जो इंसान भूल रहा है उसको नहीं पता है कि मैं भूल रहा हूँ, है ना। अगर सपोजिटली मेरे को डिमेंशिया है, मैं 70 साल का हूँ, अगर मैं भूल रहा हूँ, तो मैं आपसे 10 बार ये सवाल करूंगा कि हाँ मेरा बेटा आ गया क्या, मेरा बेटा आ गया बेटा क्या, आ गया। मैंने खाना खाया क्या, मैंने खाना खाया क्या। तो वो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी बीमारी के कारण है, वो मुझे नहीं अच्छा, पता है। उसको पता नहीं, हाँ, तो ये आपके जो मेरे साथ वाले जो मुझे केयर करते हैं, उनको समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये इंसान को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट है। तो आप उसको इग्नोर मत करें, ये मत सोचें कि नहीं गलत कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है या इसको डिप्रेशन हो गया, ऐसा नहीं है, वो बीमारी है, वो बीमारी का पार्ट है। अच्छा, एक हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, ये क्या दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है कोई? देखिए, हाथ कांपना ना बड़ा कॉमन लक्षण है और उसके कई सारे कारण हैं। खास तौर से जो कॉमन कारण आपको बता देता हूँ, जैसे कि थायराइड है सबसे पहले तो। थायराइड अगर कंट्रोल थायराइड कई बीमारियों को पैदा करता है। हाँ, थायराइड और शुगर एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पहुंच जाती है, अच्छा, जो हार्ट से लेके ब्रेन, किडनी, लीवर यानी सब जगह थायराइड भी तभी आपने बताया भी चेक करवाते रहो हर हाँ, 6 तभी महीने। मैंने 6 महीने में बोला कि थायराइड चेक करवाते जी, रहो। जी। ये थायराइड का जो चलन है पिछले 15-20 साल से ज़्यादा हो गया है, उससे पहले तो लोगों को इस बारे में पता भी नहीं था। पता भी नहीं था। तो हाथ जो कांपना है, थायराइड एक बहुत कॉमन कारण है, ठीक है जी। नंबर 2, कोई इंसान अगर नशा कर रहा है, सपोजिटली कोई अल्कोहल ले रहा है, तो अल्कोहल का ओवर कंजप्शन, हम्म, अल्कोहल का एकदम से छोड़ना, मतलब छोड़- अल्कोहल का बहुत ज़्यादा पीना या एकदम से छोड़ना, छोड़ना, उससे भी हाथ कांप हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा बड़ा कॉमन कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी। एंजाइटी, आपने देखा होगा कि आप घर पे बैठे हैं तो एकदम सही हैं, कहीं आपको बोल दिया जाए कि आपने 4 लोगों के बीच में कुछ स्पीच देनी है, तो आपके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। जी, जी। तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी भी एक बड़ा कॉमन कारण है हाथ कांपने का। फिर कुछ लोगों में जेनेटिक बीमारी होती है हाथ कांपना, हाँ जी, उनकी पूरी फैमिली में होती है ना। ग्रैंड पेरेंट्स का हाथ कांपता था, फिर पिताजी का कांपता है, फिर हमारा कांपता है, तो वो जेनेटिक कारण भी हाथ कांपने का होता है। जी, फिर एक बीमारी होती है, उसको पार्किंसंस बोलते हैं। जी। आज के टाइम में ये जो शब्द है बड़ा कॉमन हो गया है, बहुत लोगों ने सुना पार्किंसन। होता है पार्किंसन ना। पार्किंसन एक टाइप की बीमारी है जो कि ओल्ड एज में पाई जाती है, बुढ़ापे में। बुढ़ापे में पाई जाती है। उसमें हाथ कांपना शुरू होता है और वो खास तौर से हाथ एक साइड का कांपना शुरू होता है। अच्छा, मतलब या तो वो लेफ्ट साइड का शुरू होगा या वो राइट साइड राइट का साइड शुरू का। होगा। और वो खास तौर से जब वो पेशेंट कुछ नहीं कर रहा होगा तब हाथ कांपेगा। ओ, मतलब जैसे बैठा है तो वो हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है। जब वो चलने लगेगा तो हाथ कांपना नेचुरली कम हो जाएगा। अच्छा, तो ये उस बीमारी का सबसे इनिशियल सिम्टम हो सकता है, सबसे लक्षण शुरुआती हो सकता लक्षण। है। तो और ये पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसको आप जितना जल्दी पकड़ लें, जितना जल्दी इलाज शुरू कर दें, उतना जल्दी काबू में आ जाएगी। एक्चुअली हमारी एक संस्था भी है, सोसाइटी फॉर पीस। तो Very उसमें good. हम लोग ना जिंदगी जिंदाबाद के नाम से एक लगातार एक कैंपेन चलाते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि जो लोग परेशान हैं जिंदगी से, वो जिंदगी को अलविदा ना कहें, जिंदगी को जिंदाबाद कहें। तो कुछ एक लोगों से हमारा संपर्क रहता है, तो आप जैसे डॉक्टरों से भी हम लोग मिलाते हैं, जो हाँ जी। कईयों में आत्महत्या तरह की हाँ। तक की बात आ जाती है। तो इसका कारण क्या है और इसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे लोगों को कि वो इससे बच सकें? एंजाइटी और डिप्रेशन, घबराहट, है ना, हाँ जी। नींद ना आना, स्ट्रेस आज के टाइम पे बड़ा कॉमन इशू बन गया है और हर घर में आप देखेंगे कि कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जिसको ये प्रॉब्लम है जी, ना। तो आपको सबसे पहले तो अपनी जो बेसिक जीवन की दिनचर्या है उसको आपने फिल्टर आउट करना है, उसको साफ करना है। जी, उसमें से आपको लगता है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ जो मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, फिर वो चाहे सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, राइट, फिर चाहे वो एक्सरसाइज या कोई व्यायाम ना करना, ना करना। आप
आपको पता है कि ये चीज मुझे नुकसान पहुंचा रही है, तो आपने पहले उसको हटाना है अपने जिंदगी से, है ना। और हमने अक्सर देखा है कि बच्चों में खास तौर से या यंगस्टर्स में सोशल मीडिया एक इतना बड़ा कारण है एंजाइटी का, कि हम उन्हें हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप सोशल मीडिया उतना ही इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिले, है ना। वो आपके लिए आपको सूचना मिले, उससे अच्छी सूचना मिले, वो आपके लिए आपकी जिंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट ना लेके आए, ठीक है। जी। बहुत से लोग देखते हैं कि हाँ फलाना इंसान तो वहाँ घूम के आया है, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो आपका दूसरों की जिंदगी से कंपैरिजन है, ये बड़ा खतरनाक बन गया आज के जीवन में। ठीक है, तो ये जो एंजाइटी है, क्या इसको मेडिकल जांच से समय अनुसार जांचा जा सकता है? ये होते होते होती है फिर व्यक्ति आपके पास आता है? एंजाइटी को जांच करने का कोई टेस्ट नहीं होता है। एंजाइटी बेसिकली इंसान की हिस्ट्री, उसके लक्षण बता देता है कि उसको एंजाइटी है कि नहीं। कई बार हम लोगों ने वैसे हम साहित्य में जो बातचीत कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ कि इसको ना पेट में सिर दर्द है, तो हम ये कहते हैं भी इसको बीमारी कुछ और है, बीमारी कुछ और बता रहा है। ऐसे मरीज आपके पास भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी। जो देखिए, हम पता होता है कि पेशेंट कभी बोलता है कि मुझे सिर दर्द है, फिर बोलेगा कि मेरे को कमर दर्द है, फिर बोलता है कि मेरे को नाक का दर्द है, फिर बोलता है कि नींद नहीं आती है, कभी कभी पैरों में दर्द हो जाता है। तो ये सब जो लक्षण है, ये मोटे मोटे तौर पे एंजाइटी के लक्षण है, क्योंकि इन सब बीमारियों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, एक और बातचीत बहुत होती है लोगों की, खास तौर पे महिला और पुरुष दोनों में आजकल मिलने को मिल गई, कि वो एक बार लाइन कहते हैं कि मैंने तो सब डॉक्टरों को दिखा दिया और सब टेस्ट मेरे ठीक आए हैं। उस वक्त क्या होता है? तो ये तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए कि आपके टेस्ट सब ठीक आए हैं। फिर भी वो खुश नहीं होते ना, वो कहते हैं नहीं मेरे को तो कोई कुछ लोगों को होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी निकल के आनी चाहिए। अच्छा है ना भाई, मेरा कुछ अल्ट्रासाउंड में कुछ निकल आए, कुछ एमआरआई में कुछ निकल आए, एटलीस्ट ब्लड टेस्ट में तो कुछ निकल के आए, है ना। लोग बीमारी ढूंढते हैं, ठीक है ना, कि बीमारी निकलेगी तो उसका इलाज होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके सब टेस्ट नॉर्मल है तो आपको खुश होना चाहिए। इसका मतलब वो बीमारी आपने अपने मानसिक तौर पे पाली हुई है, मानसिक तौर पे पाल रखी है, वो बीमारी है नहीं। और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम या लक्षण देखते ही हम कह सकते हैं कि बीमारी है कि नहीं है, किसी टेस्ट में नहीं आती है। जब कोई बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आ रही, फिर भी हमने ये मान लिया कि व्यक्ति परेशान रहता है कि मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, मेरे से तो ये हो रहे हैं, हाँ। बीमारी आने की, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या दवाई होती है, या सिर्फ आप उसकी काउंसलिंग करते हैं? नहीं, दोनों काम करते हैं शुरू में। तो हमें लगता है कि सिर्फ काउंसलिंग से लोग शायद नहीं इंप्रूव होंगे इतनी जल्दी, तो हल्की डोज पे मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और साथ में काउंसलिंग भी करते हैं। दोनों चीजें होती हैं। और आजकल इसको डील करने के लिए प्रोफेशनल काउंसलर भी आ गए हैं। हम बहुत से लोगों को सलाह देते हैं कि आप प्रोफेशनल काउंसलर से जाके मिलिए। आपने कुछ नहीं करना है, आपने वीकली या हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार उनसे मिलना है। आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपके मन में जो नेगेटिव चीज़ है उसको बाहर निकालेंगे, प्लस मेडिसिन थोड़ा बहुत जो भी आपको हेल्प करेंगी, आप रिकवर करता है। ये एमआरआई होती है, कहते दिमाग को पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेती है या इससे सहायता मिलती है? नहीं, देखिए, एमआरआई आपने आंख बंद करके नहीं करानी है जी, ठीक है, डॉक्टर की सलाह से ही करवाएं। दूसरा मेरा आपसे ये और विनती है कि आपने ये, अगर आपको कोई डॉक्टर एमआरआई भी रेकमेंड करता है तो आपने पूछना है कि जी क्यों एमआरआई करा रहे हैं आप। अच्छा, डॉक्टर से सवाल भी करना है? हाँ। अच्छा, आपका फर्ज बनता है, अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए मैं पैसा क्यों लगा रहा हूँ। आपने एमआरआई का सवाल करना है कि एमआरआई क्यों करा रहे हैं, एमआरआई का कारण क्या है। आपने आंख बंद करके एमआरआई नहीं कराना है। तो क्या इसको कोई नुकसान भी है जो आप? नुकसान नहीं है, बट आप ओवर एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आप खर्चा क्यों कर रहे हैं। जी, ठीक है जी। एमआरआई कराने की बड़े लिमिटेड इंडिकेशन होते हैं कि आपने इस लक्षण से या इस बीमारियों से एमआरआई करानी है। ऐसा नहीं कि आपको सिर दर्द 2 दिन में शुरू और आप चल पड़े कि मेरे को एमआरआई कराना है, ऐसा नहीं है। पहले आप देखिए कि उसका कारण क्या है, वो ठीक होने वाला है, मेडिसिन से ठीक होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, उससे बैठिए। अगर वो रेकमेंड करते हैं तभी कराइए, ऐसे अपने आप से एमआरआई कराने मत मान जाइए। वैसे ऐसे डॉक्टर कम है जो इतनी सुन ले, वो तो लिख के दे देते हैं कि जाओ भी करवाओ। उस चीज में क्या हल है फिर? नहीं, देखो, मैं इस चीज का तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, बट मैं हमेशा पहले मरीज की लक्षण सुनना पसंद करता हूँ और फिर बाद में उसके टेस्ट पढ़ता हूँ। अच्छा, हमारी संस्था है जिंदगी जिंदाबाद, जो मैंने सोसाइटी फॉर पीस कहा आपको, उसमें से कुछ लोग अगर आपसे मिलना चाहें, कभी बातचीत करना चाहें, समय निकाल पाएंगे? जी, कोशिश करेंगे समय निकालने का, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे।
बड़ा हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो आपसे नवल जी ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को आप अपनी संस्था का कुछ कांटेक्ट नंबर दीजिए। अच्छा। मेरे बहुत से मरीज हैं जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, नहीं, तो बिल्कुल मैं देंगे ही आपसे। जरूर अटैच करूंगा हाँ, आपसे। डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, टोहाना की भूमि से आप उठे, नहरी हाँ। नगरी है हमारी, हम्म। तो हम ये भी महसूस करते हैं कि टोहाना में कि कई बार ना, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मैं कहता हूँ ब्रेन ड्रेन हो जाता है। जिस तरह से इंडिया से कोई व्यक्ति अच्छा दिमाग लेके निकला, अमेरिका चला गया, ठीक है। टोहाना से लोग निकले बाहर चले गए। तो क्या आप जैसे लोगों की सेवाएं टोहाना को परमानेंट नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहाँ कोई ज्यादा स्कोप नहीं देखते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं टोहाना में तो बहुत अच्छा स्कोप है, बल्कि आज के टाइम में जो टोहाना में मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है हाँ वो जी। बहुत अच्छी है, वो बड़ी काबिल तारीफ है। हम्म। दिन ब दिन यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी का विस्तार ही हो रहा है। आप देख रहे हैं हर टाइप की मेडिकल फैसिलिटी आज के टाइम में टोहाना में आई थिंक अवेलेबल है। देखिए, मेरे को जब से मैं पास आउट हुआ हूँ अपनी डिग्री लेके, मैंने पहले ही महीने से टोहाना में ओपीडी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे को बड़ा क्लियर था कि मेरे को अपने टोहाना के लोगों को सेवा देनी है। अब आपकी सेवाएं कहाँ ले सकते हैं हम लोग? अभी मैं अपना क्लिनिक है मेरे फादर साहब का, डॉक्टर मनोज बंसल जी का, बंसल नर्सिंग होम पे। मैं वहाँ रेलवे आता हूँ, रोड रेलवे पर? रोड पे। जी। मैं वीक में 2 दिन, सैटरडे और संडे, हर शनिवार और रविवार वहाँ आता हूँ। 10 से 5 ओपीडी करता हूँ। क्योंकि टोहाना का भी दिमाग सुरक्षित रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कुछ और आप बताना चाहेंगे अपने प्रोफेशन को लेके? नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि न्यूरो की बीमारियों को लेके लोगों में एक बहुत बड़ी गलत धारणा ये है कि न्यूरो के मरीज तो कभी ठीक हो सकते ही नहीं। एक बार जिसको हो गया तो बीमारी परमानेंट हो गई, उसको सारी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। न्यूरो की बहुत सी बीमारियां हैं, मैं कहूँगा मैक्सिमम बीमारियां ठीक होने वाली हैं। आप अपने घर वालों से बात करिए, डॉक्टर से जांच करवाइए, उनसे मिलिए, क्या पता आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक होने वाली है। तो आपने डरना नहीं है कि मेरे को न्यूरो की बीमारी होगी, फिर चाहे वो माइग्रेन है, वो चाहे सर्वाइकल है, चाहे वो मिर्गी है, चाहे स्ट्रोक है ना, यादाश्त है, पार्किंसंस है। आप मिलिए, डॉक्टर से बैठिए, सवाल करिए, 4 सवाल करिए, 10 सवाल करिए। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उनसे पूछिए, उनका जवाब लीजिए, और उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि आपने इलाज की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। डॉक्टर पार्थ हैं, बहुत अच्छी बात बताई। कम से कम दिमाग को लेके जो एक होता है कि दिमाग की बीमारी तो व्यक्ति पागल हो गया, शायद ऐसा नहीं है। दिमाग से जुड़ी काफी चीजें हैं, डॉक्टर साहब ने हमें बताई। और इस छोटे से पॉडकास्ट में हम उन सब चीजों को कवर नहीं कर सकते, फिर भी जैसे शब्द मंच की हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक आपसे वार्ता करवाई जाए, वो हमने करवाई। आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक डॉक्टर साहब हमें दे देंगे। कुछ और सवाल आपके आएंगे तो फिर हम इनके पास जाकर के शनिवार एतवार को फिर से पूछ लेंगे कुछ एक समय के बाद। और आप इनको फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई, और टोहाना को आपकी सेवाओं को फिर भी लाभ मिले, सब लोगों को मिले। हम तो कहते हैं कि फूल की खुशबू एक जगह क्यों रहे, सब जगह मिलनी चाहिए, हरियाणा में भी सब जगह पर। तो आप यहाँ आए, आपने हमें सेहत के कुछ मंत्र दिए, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।